दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपीपीसीएल और यूपीआरवीएनएल के लिए स्पेशल इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के 25 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जो लगभग हर दिन प्रोवाइड करवा दी जाती है। अब तक 25 क्वेश्चन की 4 सीरीज प्रोवाइड करवा चुके हैं। आज ये अपनी सीरीज नंबर 5 है। जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक सीरीज में 25 क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित होते हैं। अपने इस सीरीज में भी 25 क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। प्रत्येक क्वेश्चन का कारण सहित आपको उत्तर बताया जाएगा, पूरी तरह से उसका वर्णन भी किया जाएगा। क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर में आउटपुट प्राप्त करने हेतु कितने स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी। अल्टरनेटर यानी जनरेटर दो तरीके से होते हैं, या तो उसमें फील्ड रोटेट करे और चालक स्थिर हो, या फिर चालक रोटेट करे और फील्ड स्थिर हो। दोस्तों याद रखें, रोटेटिंग फील्ड यानी फील्ड रोटेट कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि चालक स्थिर है, और एक स्थिर चालक से आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमें कभी किसी स्लाइडिंग युक्ति की ज़रूरत होती ही नहीं है। यानी यदि फील्ड रोटेट कर रहा है तो आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमें कोई स्लिप रिंग की आवश्यकता नहीं होगी। क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसे हो कि फील्ड रोटेट कर रहा है, अल्टरनेटर में स्लिप रिंग कितने होंगे, तो ऐसे अल्टरनेटर में 2 स्लिप रिंग होती ज़रूर है। उनका पर्पज़ क्या होता है, वो रोटर को डीसी प्रोवाइड करवाने के लिए लगती है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने स्लिप रिंग का मतलब ही सिर्फ एसी से निकाला होता है, तो वो समझते हैं कि स्लिप रिंग से डीसी कैसे। तो उनको मैं बताऊं, स्लिप रिंग जिस तरह का इनपुट हम देते हैं वैसा ही आउटपुट देती है, वो कभी चेंज नहीं करती है। इसलिए रोटर को डीसी देने के लिए हम स्लिप रिंग लगाते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। कुल स्लिप रिंग की संख्या पूछा होता तो बी हो जाता, 2 कर देते। और यदि फील्ड स्थिर है और चालक घूर्णन करता है तो स्लिप रिंग की संख्या इस बात पर निर्भर करती कि हमें आउटपुट कैसा प्राप्त करना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, रिवाइंडिंग के दौरान आर्मेचर या स्टेटर में कुछ स्लॉट खाली रह जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा कि डीसी आर्मेचर में डम्मी कॉइल का उपयोग क्यों किया जाता है, और उसका हम उत्तर देते हैं यांत्रिक रूप से संतुलित करने के लिए या मैकेनिकल अनबैलेंस समाप्त करने के लिए। तो ये जो रिवाइंडिंग हम करते हैं उस दौरान 3 फेज हो या जैसे आर्मेचर में लैप और वेव हो, तो इनके लिए नियम है कि पोल पिच हमेशा विषम होनी चाहिए, नहीं तो वाइंडिंग अनबैलेंस हो जाती है और कोई ना कोई स्लॉट खाली रह जाता है। यही कारण होता है कि हम हमेशा विषम संख्या लेते हैं। जो स्लॉट खाली रह जाते हैं उनको डम्मी स्लॉट बोलते हैं, खाली रहने वाले स्लॉट को। और इन स्लॉटों को फिर हम बिल्कुल खाली तो नहीं छोड़ सकते, इसलिए एक्स्ट्रा कॉइल जो होती है वो इनमें डालते हैं और उनको बोलते हैं डम्मी कॉइल, जो केवल बैलेंस करने के लिए, वेट बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए होती है। ये कोई सक्रिय ईएमएफ या टॉर्क में कभी भाग नहीं लेती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि अचालक वर्ग बी अचालक वर्ग ए से कितना अधिक तापमान सहन कर सकता है। तो ये तो आपको अचालकों की टेबल ही याद होनी चाहिए, वाई ए ई बी एफ एच सी तक होती है, ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, ए जो है इसका टेम्परेचर 105 डिग्री होता है और बी का 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया, 25 डिग्री का। ये अच्छा क्वेश्चन है, आजकल इस तरह के क्वेश्चन आने लग गए हैं पेपर में, तो ज़रूर इसको ध्यान रखें आप। तो क्वेश्चन का आंसर अपना क्या बनेगा, बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये कल वाइंडिंग वाले में भी मैंने दिया था, बट उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि 50 के 50 क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो वो देखते ही नहीं है। इसलिए क्वेश्चन मैंने इसमें भी डाल दिया ताकि यहाँ तो वो देख ले। इसमें भी 25 क्वेश्चन होते हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं उसको भी पूरा नहीं देखते। दोस्तों आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें लास्ट तक, क्योंकि पता नहीं ना कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए नया हो।
इसलिए ज़रूर आप वीडियो को लास्ट तक देखें, सभी क्वेश्चंस को देखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सुरक्षात्मक अलगाव यानी प्रोटेक्शन आइसोलेटर और मेंटेनेंस के लिए नो लोड पर मेंस को पृथक करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। नो लोड पर इक्विपमेंट को मेन सप्लाई से अलग करना है, यानी वो बंद तो पहले से हो गया था बट अब उसको आइसोलेट भी करना है, तो इसके लिए आइसोलेटर ही होता है। नाम से ही पता लग रहा है, और ये हमेशा नो लोड पर ही ऑपरेट होता है। हमेशा आइसोलेटर हमेशा नो लोड पर ऑपरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओवरहेड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन निम्न की भांति होती है। लॉन्ग और मीडियम दोनों का ही अगर क्वेश्चन होता तब भी उत्तर सेम ही रहता, इसलिए आप लॉन्ग और मीडियम दोनों का ही इसको समझिएगा। देखो, ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर होते हैं 4। सबसे पहला है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और शंट चालकता। ये 4 पैरामीटर उसके होते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस को यानी धारिता को नगण्य मानते हैं, क्योंकि लाइन की धारिता लंबाई के साथ बढ़ती जाती है, इसलिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई कम होती है और उसकी धारिता को नगण्य मानते हैं। और एक तार की अगर कंपैरिजन करें तो उसमें आर एल सी तीनों आ गए लॉन्ग और मीडियम में, इसलिए वो आर एल सी सीरीज सर्किट की भांति होते हैं। 2 उत्तर याद रखें, लॉन्ग और मीडियम आर एल सी सीरीज है, शॉर्ट ट्रांसमिशन केवल आर एल सीरीज है। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ऊर्जा अंतराल की शब्दावली में एक कुचालक क्या होता है। बेड कंडक्टर के बारे में, जिसको हम अचालक और इंसुलेटर भी कहते हैं, उसके बारे में पूछा है। अब देखो, मध्यम ऊर्जा अंतराल, बहुत छोटा ऊर्जा अंतराल, तो बहुत छोटा ऊर्जा अंतराल तो होता है अर्धचालकों का। ऊर्जा अंतराल 0 होता है चालकों का। और कुचालकों में बहुत अधिक और बहुत बड़ा ऊर्जा अंतराल होता है, बट ऐसा तो ऑप्शन नहीं दिया। तो दूसरा ये भी होता है कि एक अचालक वो होता है जिसकी अंतिम कक्षा हमेशा कंप्लीट होती है, पूर्ण कक्षा होती है, उसमें कभी कोई भी संयोजी इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर बात अपन करें तो होते ही नहीं है। सहसंयोजी बंध स्थापित करने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो अब क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ए होगा। एक पूर्ण संयोजक बैंड यानी कंप्लीट वैलेंसी बैंड होता है, उसका हमेशा पूर्ण होता है, इसलिए वो सहसंयोजी बंध बनाएगा नहीं और कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। ऊर्जा अंतराल की लैंग्वेज होती कि बहुत बड़ा ऊर्जा अंतराल इसमें पाया जाता है। इसी तरह से अर्धचालकों में बहुत छोटा ऊर्जा अंतराल होता है। संयोजी बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त उसमें हमें मिलते हैं। चालकों में बात करें तो ऊर्जा अंतराल बिल्कुल भी नहीं है, 0 ही एक तरह से है, और उसमें संयोजी बैंड में भी हमें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिरोध में मैक्सिमम स्टेबिलिटी और पावर रेटिंग होती है। अधिकतम स्थायित्व और पावर रेटिंग। देखो, पावर रेटिंग अधिक उसी की होगी जो आकार में सबसे अधिक होगा। वायर बाउंड प्रतिरोधक जो होता है ना, सबसे बड़ा बनता है साइज में हमेशा, इसलिए पावर रेटिंग श्योर है इसी की होगी। एक प्रतिरोधक में जिसकी जितनी वाटेज क्षमता अधिक है, साइज में वो बड़ा होता है, या फिर यूँ कहें कि साइज में वो बड़ा है जिसकी वाटेज रेटिंग अधिक है, तो फिर वायर बाउंड प्रतिरोधक आएगा। यानी इन सब की अपेक्षा वायर बाउंड की लाइफ भी अधिक है और वायर बाउंड की वाटेज क्षमता भी अधिक होती है। क्वेश्चन का आंसर अपना सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ किस बात पर निर्भर करेगा। देखो, इंड्यूस ईएमएफ पूछ रहा है, ठीक है। समीकरण याद कर लो, फाई जेड एन पी बटे 60A। बस इस समीकरण के अकॉर्डिंग ए की दिया है पैरेलल पथों की संख्या, ठीक है। समांतर रास्तों की संख्या पर निर्भर करेगा, ए आएगा। और इसके भी ये व्युत्क्रमानुपाती है, यानी रास्तों की संख्या अगर अधिक हो तो प्रेरित ईएमएफ कम होता जाएगा, ठीक है। ब्रूस संपर्क टर्मिनल कम्यूटेशन, ये होता है आउटपुट वोल्टेज निर्भर करना। जो टर्मिनल वोल्टेज है वो इन कारकों पर निर्भर करेगी। भी ब्रूस पर ड्रॉप अधिक है तो टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा, कम्यूटेशन अधिक है तो हमें आउटपुट मिलना कम हो जाएगा। लेकिन अभी हमसे इंड्यूस ईएमएफ पूछा गया था, तो क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है,
यूनिपोलर लॉजिक फैमिली में किसका उपयोग करते हैं? एससीआर, बीजेटी और यूजेटी ये तीनों बाईपोलर ट्रांजिस्टर के प्रकार ही होते हैं, यानी ये बाईपोलर की श्रेणी में आते हैं, जबकि मॉसफेट और एफईटी ये यूनिपोलर ट्रांजिस्टर की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना डी रहेगा। देखो, यूनिपोलर बाईपोलर का मतलब क्या होता है? बाईपोलर का मतलब होता है जिसमें होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों की संयुक्त क्रिया या दोनों के पुनर्मिलन के कारण से धारा का प्रवाह होता हो, जबकि यूनिपोलर में या तो होल या मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी दोनों में से किसी एक के कारण से ही धारा का प्रवाह होता है, और वो प्रोसेस भी ड्रिफ्ट कहलाती है, डिफ्यूजन नहीं होता। बाईपोलर में डिफ्यूजन होता है, ड्रिफ्ट जो है वो यूनिपोलर में होता है, और यूनिपोलर में होल या मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी एक के कारण ही धारा का प्रवाह होता है। मॉसफेट का दूसरा नाम IGFET भी होता है। इसका पूरा नाम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। दूसरा नाम है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर है, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट की भांति होता है। इंडक्शन मोटर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट और डीसी सीरीज मोटर पर ब्रेक टेस्ट, ये तीनों एक जैसे ही होते हैं। इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट का ही नाम रोटर ब्लॉक टेस्ट होता है, और ये पूर्ण भार पर मोटर की दक्षता, कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी इंडक्शन मोटर का रोटर ब्लॉक टेस्ट, ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट और डीसी सीरीज मोटर का ब्रेक टेस्ट तीनों एक समान होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि यांत्रिक दक्षता किसका अनुपात होता है? आउटपुट और इनपुट का अनुपात हमेशा दक्षता होता है। मैकेनिकल के रूप में है तो मैकेनिकल में शक्ति की इकाई हॉर्स पावर होती है, एचपी होती है। तो जब यांत्रिक दक्षता के रूप में आउटपुट और इनपुट की बात करें तो बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर कहलाती है, यानी ये उपयोगी शक्ति प्रदान करती है, आउटपुट होता है। आईएचपी जो है इंडिकेटेड हॉर्स पावर होती है, और ये एक तरह से उत्पन्न कुल यांत्रिक शक्ति होती है, इसलिए बीएचपी और आईएचपी का अनुपात यांत्रिक दक्षता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर नहीं करता है? देखो, टेम्परेचर पर तो जरूर करेगा, इलेक्ट्रोड की गहराई पर और मॉइस्चर पर तो करता ही है। ऑपरेटिंग टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी इक्विपमेंट के परिचालन समय से अर्थ के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं होगा। क्वेश्चन का आंसर अपना बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर को अति भार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मोटरों के संदर्भ में ओवरलोड से बचाव के लिए थर्मल ओवरलोड रिले ही होती है हमेशा ही, क्योंकि मोटर का ओवरलोड होना स्वाभाविक होता है और वो थोड़े समय के लिए अपने आप मेंटेन हो जाता है, क्योंकि भार में वेरिएशन आता ही है। एक इंडक्शन मोटर के मामले में लोड वेरिएशन होता रहता है, इसलिए थर्मल जो रिले होती है ये टाइम डिले रिले की श्रेणी में आती है, समय विलंब रिले बोलते हैं। यानी ये परिचालन होने में भी समय लेती है, रीसेट होने में भी समय लेती है। तो क्षणिक या थोड़ा बहुत भार में अगर परिवर्तन आता है तो मोटर बिना किसी वजह के ट्रिप होती नहीं है, तो हम थर्मल ओवरलोड रिले को प्रायोरिटी देते हैं। द्विधात्विक पत्ती होती है जो गर्म होकर हट जाती है, ठंडी होने पर पुनः रीसेट हो जाती है, करनी पड़ती है, खैर मैनुअली और ऑटो दोनों पर होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, रिले का वह प्रकार जिसमें सप्लाई बंद हो जाने के बाद भी वह अपने संपर्क को बनाए रख सकती है। एक रिले ऐसी होती है जो अगर अपने कॉन्टेक्ट को पिकअप करवा करके NO और NC रख लेती है। जैसे मान लीजिए कि उसमें 8 कॉन्टेक्ट थे जिनमें से 4 NO 4 NC थे, और जब हमने कमांड दिया वो पिकअप हुई तो चेंज होकर के 4 NC और 4 NO बन गए। तो यदि किसी कारण से अब सप्लाई चली जाती है तो ये रिले कभी ड्रॉप नहीं होती है और इसके कॉन्टेक्ट एज इट इज़ रहते हैं। यानी यदि किसी कारणवश सप्लाई फिर से आ जाती है तो वो इक्विपमेंट फिर से परिचालित ऑटोमेटिक हो जाएगा जो इससे कनेक्टेड था, और उस रिले का नाम है लैचिंग रिले।
शॉर्ट में इसको लैच रिले भी बोलते हैं। ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि का उपयोग एससीआर की ट्रिगरिंग के लिए किया जाता है। देखो, ट्रिगरिंग का मतलब होता है एससीआर को ऑन करने की विधियाँ। कई सारे ऑप्शन होते हैं, इनमें अपन यूजेटी ट्रिगरिंग सबसे अधिक काम में लेते हैं। एससीआर की ट्रिगरिंग के लिए यूजेटी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। कई बार सर्किट डायग्राम भी आ जाता है यूजेटी ट्रिगर्ड एससीआर। तो डी ऑप्शन रहेगा। एससीएस होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच, जीटी होता है गेट टर्न ऑन ऑफ स्विच, आईजीबीटी का मतलब है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। डी ऑप्शन रहेगा। यूजेटी जो है वो एससीआर की ट्रिगरिंग में सबसे अधिक काम में ली जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, चॉपर एक विशेष प्रकार का सर्किट होता है जो परिवर्तित करता है डीसी को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए, यानी डीसी सप्लाई के मान को परिवर्तन करने के लिए डीसी ड्राइव में हम चॉपर सर्किट का उपयोग करते हैं, या यूं कहें कि डीसी को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए उपयोग होने वाले सर्किट को चॉपर कहा जाता है। एसी में तो स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करते हैं, और एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, इनमें कन्वर्टर और इन्वर्टर होते हैं। ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पोल का जनरेटर 1500 आरपीएम पर घूर्णन करता है, प्रेरित ईएमएफ का आवधिक काल कितना होगा? टाइम पूछा गया, ठीक है। टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है Pn/120, Pn/120। पोल और घूर्णन गति हमें दे रखे हैं, 4 × 1500 120 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 50 हर्ट्ज। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपने व्हाट्सएप पे सेंड किए थे, लगभग उनमें से ही है, इसलिए क्वेश्चन करवाना ज़रूरी हो जाता है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को जब हम सॉल्व करेंगे 1/50 से, उत्तर आएगा 0.02 सेकेंड। जब इसको मिली में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 मिली सेकेंड इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डीसी परिपथ के लिए कैपेसिटर का प्रतिबाधा कैसा होगा? कैपेसिटर का जो इम्पीडेंस होता है वो XC कहलाता है, और इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2πfc, यानी फ्रीक्वेंसी के ये व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये घटेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो ये बढ़ेगा। डीसी परिपथ के लिए फ्रीक्वेंसी 0 है, इसका मतलब XC का मान इनफाइनाइट यानी अनंत होगा। क्वेश्चन का आंसर सी होगा। इसीलिए कहते हैं कि डीसी परिपथ पर एक कैपेसिटर ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करता है, या फिर ऐसे ऑप्शन भी आता है, एक कैपेसिटर ब्लॉक टू डीसी पास टू एसी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, 400 वोल्ट शंट जनरेटर में आर्मेचर प्रतिरोध 0.6 ओम, फील्ड का प्रतिरोध 200 ओम, 80% एफिशिएंसी पर 6 किलोवाट की आउटपुट देता है, बैक ईएमएफ की गणना करो। देखो, बैक ईएमएफ अब एक ही तरीके से कैलकुलेट हो सकता है अपने, कैसे कि जो टर्मिनल वोल्टेज है उसमें आर्मेचर की ड्रॉप घटा दो। आर्मेचर की ड्रॉप कर घटाने के लिए हमें आर्मेचर की धारा चाहिए। शंट जनरेटर में आर्मेचर धारा के लिए एक फॉर्मूला तो है, लोड करंट और शंट फील्ड करंट का योग करो। शंट फील्ड करंट तो आ जाएगी, लेकिन लोड करंट नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि लोड करंट के लिए फॉर्मूला होता है P/V, और पावर सिर्फ 6 किलोवाट नहीं है, ये ध्यान से समझना पड़ेगा। करना क्या है, दोबारा समझ लीजिए, हमें शंट फील्ड करंट और लोड करंट कैलकुलेट करनी है। उससे हो जाएगा, यदि लोड करंट और शंट फील्ड करंट की बात करें हम, तो शंट फील्ड करंट तो देखो 400 का 200 से डिवाइड करेंगे, 2 एम्पीयर करंट आ जाएगा सीधा सा। अब रही बात अपनी कि हमें चाहिए लोड करंट। लोड करंट के लिए होता है कि तो जो 80% के अकॉर्डिंग ये देता है 6 किलोवाट की आउटपुट। इसके लिए देखो 80% का मतलब ये हुआ कि हमें इस 6 किलोवाट का 80% के अकॉर्डिंग देखना होगा। देखो, दक्षता के लिए फॉर्मूला होता है, जो एफिशिएंसी है इसके लिए आउटपुट बटे इनपुट, ठीक है। अब हमें इसका इनपुट देखना है एक तरह से। यहाँ देखो, इनपुट का मतलब क्या है कि जब 100% ये अपना एफिशिएंसी देता तो इसके लिए पावर कंजप्शन की वैल्यूएशन कितनी आती, तो वो अपन अगर कैलकुलेट करेंगे
तो 6/80 और प्रतिशत में है तो 100 होगा। कैलकुलेशन करेंगे तो 7.5 किलोवाट आएगा। तो ये 7.5 किलोवाट हमें इसका पावर आउटपुट समझना होगा 400 वोल्ट सप्लाई के लिए। अब लोड करंट कैलकुलेट आपको करनी है, यानी इससे हमें भार धारा का मान कैलकुलेट करना है और ये लगभग आपका 18 पॉइंट समथिंग कुछ करंट होगा। तो लोड करंट का मान 18 पॉइंट कुछ हो गया। 2 एम्पियर फील्ड करंट थी, लगभग आप ये समझ लीजिए कि 20 एम्पियर आर्मेचर करंट हो गया। 0.6 ओम उसका रेजिस्टेंस है, लगभग 12 वोल्ट जो है ये ड्रॉप हो गया। अब बैक ईएमएफ देखना है तो 400 माइनस 12 कर दो, लगभग 388 वोल्ट इसका आंसर रहेगा बैक ईएमएफ के लिए। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर के किस विन्यास के लिए करंट गेन सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक करंट गेन कॉमन कलेक्टर से होती है, सबसे कम कॉमन बेस से मिलती है। सबसे अधिक कॉमन कलेक्टर से ही मिलती है हमें, और कॉमन बेस से सबसे कम मिलती है। कॉमन एमीटर इनके बीच का है, इकाई से अधिक इसमें भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर के कॉमन एमीटर में यदि करंट गेन बीटा का मान 100 हो तो अल्फा का मान कितना होगा। देखो अल्फा और बीटा में एक रिलेशन होता है कि अल्फा बराबर बीटा बटे 1 प्लस बीटा होता है, यानी उसी बीटा में एक जोड़ करके भाग दे दो, 100 बटे 101 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करें, आंसर आएगा 0.99, यानी अपने उत्तर रहेगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण भार और उच्चतम दक्षता पर कार्यरत एक ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस का मान 1000 वाट है, आधे भार पर टोटल लॉसेज कितना होगा। देखो मैक्सिमम एफिशिएंसी का मतलब है दोनों हानियां बराबर, यानी पूर्ण भार पर लोहे हानि 1000 वाट है, कॉपर हानि भी कितनी है 1000 वाट। आधे भार पर लोहे हानि तो कितना रहेगा 1000 वाट ही, लेकिन कॉपर हानि घट करके कितनी हो जाती है 1/4, यानी वो कितनी रहेगी 250 वाट। दोनों को जोड़ दीजिए, उत्तर आएगा 1250 वाट। क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा 1250 वाट। अब सुनिए इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला, पूर्ण भार और उच्चतम दक्षता पर कार्य ट्रांसफार्मर में लोहे हानि का मान 1000 वाट है। बताइए इसमें कॉपर हानि का मान कितना है, उसी समय बात कर रहा है, तो 1000 कॉपर हानि हो जाती है। अगर क्वेश्चन ये होता कि पूर्ण भार उच्चतम दक्षता पर कार्यरत ट्रांसफार्मर में लोहे हानि 1000 वाट है, इस समय कुल हानियाँ कितनी है, तो 2000 वाट उत्तर हो जाता। क्वेश्चन होता कि पूर्ण भार और उच्चतम दक्षता पर कार्यरत ट्रांसफार्मर में लोहे हानि 1000 वाट है, आधे भार पर कॉपर हानि बताइए, तो उत्तर आता 250 वाट। और आधे भार पर टोटल पूछा है तो 1250 वाट। पूर्ण भार पर टोटल पूछा होता तो 2000 वाट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी इनपुट से संयोजित ब्रिज रेक्टिफायर में प्रत्येक डायोड की पीआईवी रेटिंग कितनी होनी चाहिए। पीआईवी का मतलब होता है पीक इनवर्स वोल्टेज, वह अधिकतम वोल्टेज जो रिवर्स बायस में एक डायोड सहन कर जाता है। हाफ वेव और ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की पीआईवी रेटिंग पीक वैल्यू से कुछ अधिक होनी चाहिए, जबकि सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में पीक वैल्यू के दोगुने से कुछ अधिक होनी चाहिए। पीक निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि उस दिए गए आरएमएस मान को, क्योंकि सवाल में दिया गया मान तो आरएमएस ही होगा, 1.414 से मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर आएगा 141.4 वोल्ट। यानी ब्रिज रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में लगने वाले डायोड का मान 141 वोल्ट से अधिक होना चाहिए, तो 150 वोल्ट उत्तर हो जाएगा। सेंटर टेप वाले के लिए कितना होना चाहिए था 282.8 वोल्ट से अधिक, यानी उसके लिए 300 वोल्ट उत्तर हो जाता। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर का रोटर प्रतिरोध 0.2 ओम प्रति घात 5 ओम है, मैक्सिमम टॉर्क के लिए स्लिप कितनी होनी चाहिए। अधिकतम टॉर्क के लिए फॉर्मूला होता है कि रोटर प्रतिरोध बराबर स्लिप इंटू रोटर प्रतिघात। जब स्लिप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, रोटर प्रतिरोध बटे रोटर प्रतिघात इंटू 100। रोटर प्रतिरोध 0.2 प्रति घात 5 इंटू 100 करेंगे, उत्तर कितना आएगा भाई 4%। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा, 4% स्लिप का मान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरण मोटर को 90 किलोवाट की इनपुट दी जाती है, तो ये स्टेटर की इनपुट वार हो गई। स्टेटर की एफिशिएंसी 90% है, तो 90% स्टेटर आउटपुट देता है, और स्टेटर की आउटपुट एयर गैप की पावर होती है, या यूं कहें कि वो रोटर के लिए इनपुट होती है, क्योंकि रोटर उसी बल की वजह से कार्य करता है।
इस 90 का 90 यानी 81 किलोवाट हो गया। रोटर के लिए इनपुट कितना हुआ 80 किलोवाट। मोटर में स्लिप 5% है, रोटर कॉपर लॉस की गणना करो। रोटर कॉपर लॉस के लिए क्या फॉर्मूला है, स्लिप इनटू रोटर की इनपुट पावर। स्लिप है 5% यानी 5/100 इंटू 81। रोटर के लिए इनपुट कितनी है 81 किलोवाट। कैलकुलेशन आप करें, उत्तर का मिलान करना। क्वेश्चन का आंसर आएगा ए 4.05 किलोवाट। तो बस दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, वीडियो एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर इसे ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।